आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंदिर क्लासेस में स्वागत है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं, जो है गति। इस गति का टॉपिक सामान्यतः रीट लेवल 2 में और जनरल साइंस के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस टॉपिक का जो अंश है, भाग है, वो कक्षा 9 की किताब से लिया गया है। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम अपने टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, और ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह से समझ में आ सके कि वास्तव में ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है चीज क्या है और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम गति पढ़ने से पहले 2-3 बातों को पढ़ेंगे जो आगे गति पढ़ने में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि होती क्या है? भौतिक राशि वास्तव में वह होती है जिसका मापन किया जा सके और उस मापन को किसी संख्या के रूप में लिखा जा सके। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हम 5 किलो चीनी लाए, तो इसमें 5 क्या है? 5 ये भौतिक राशि है जिसे हम भौतिक राशि का परिमाण है, और किलोग्राम वह भौतिक राशि है, और 5 इसको संख्या के रूप में हम लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भौतिक राशि की परिभाषा वह हो जाती है कि वह भौतिक राशि वह जो किसी पदार्थ को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी पदार्थ को संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे निकल के आती है भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक सदिश प्रकार की तो दूसरी अदिश प्रकार की होती है। सदिश प्रकार की वह भौतिक राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वह सदिश राशि होती है। अर्थात हम जो चीज पढ़ते हैं उसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, तो वह सदिश राशि हो जाएगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि चाल एक सदिश राशि है, क्योंकि हम किस दिशा में चल रहे हैं इस बात पर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, वह भौतिक राशि सदिश राशि कहलाती है। जबकि अदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसके अंदर हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह अदिश राशि होती है। तो हम जो गति टॉपिक पढ़ेंगे वह गति एक सदिश राशि है, यानी उसका दिशा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरी बात, हम यहाँ एक शब्द का यूज करेंगे, वो है पिंड। तो पिंड वास्तव में होता क्या है? पिंड हम उसी चीज को बोलते हैं, यानी कोई पदार्थ जो गति कर रहा है तो उसे हम फिजिक्स की भाषा में पिंड कहेंगे, यानी जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते या जिसका संपूर्णतः एक द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है, और वह एक ही प्रकार के मटेरियल से बना हुआ हो सकता है या माना जा सकता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गति। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हम चलते हैं, गाड़ियां चलती है, पक्षी उड़ते हैं, तो ये इस प्रकार से जो गति होती है वही इस प्रकार से जो हम स्थान में परिवर्तन होता है वही गति होता है। यानी गति के लिए हम एक चीज को, एक व्यक्ति को हम देखते हैं, वो गति में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार से हम ट्रेन में बैठे हैं और एक सहयात्री भी हमारे पास में बैठा है, तो हम उस सहयात्री को देखते हैं, तो हमारे देखने पर वह सहयात्री हमें स्थिर अवस्था में दिखाई देता है, जबकि कोई ट्रेन के बाहर से कोई उस प्रेक्षक को देखता है और गाड़ी चल रही होती है, तो वह उस प्रेक्षक को गति की अवस्था में दिखाई देगा। इस प्रकार से हमें देखने के लिए एक मूल बिंदु की भी आवश्यकता पड़ती है। मूल बिंदु वह होता है जो किसी वस्तु की
गति की स्थिति के बारे में बोध कराता है वह मूल बिंदु होती है। और मूल बिंदु को जानने के लिए एक पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहा जाता है। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति दो प्रकार की होती है, उसको हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो नॉर्मल जनरल साइंस के लिए चल रहा है, इसलिए हम आगे देखते हैं कि गति की परिभाषा क्या हो सकती है। तो गति की परिभाषा जिस प्रकार से लिखी हुई देख सकते हो आप कि समय और प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष, समय और प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह गति कहलाता है। अर्थात समय के साथ में कोई प्रेक्षक है जो हमें देख रहा है और हमारी स्थिति में परिवर्तन भी हो रहा है तो हम कहेंगे कि हमारी गति हो रही है, या वो प्रेक्षक कहेगा कि यह गति की दिशा में है। जबकि यदि समय के साथ में कोई प्रेक्षक हमें देख रहा है और हमारे जगह या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो प्रेक्षक कहेगा कि ये विराम अवस्था में है और विराम अवस्था में है। और गति और विराम अवस्था दोनों दुनिया में दो ही चीज हो सकती है, या तो वो गति की अवस्था में हो सकती है या फिर विराम की अवस्था में हो सकती है। गति जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक सदिश राशि होती है। गति को हम पूर्णतः डिटेल में समझने के लिए हम गति को तीन भागों में बांट सकते हैं। जो पहला होता है विमा के आधार पर, डायमेंशनल के आधार पर, दूसरा होता है पथ के आधार पर, यानी वो किस दिशा में किस प्रकार से चल रही है, या यदि कोई सीधी दिशा में चल रही है या वक्राकार दिशा में चल रही है या प्रक्षेप की दिशा में चल रही है। जिस प्रकार से हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक होता है विमा के आधार पर, दूसरा होता है पथ के आधार पर और तीसरा होता है दोहराव के आधार पर, यानी दोहराव के आधार पर। तो इन तीनों को हम पूर्णतः डिटेल में समझने के लिए आज हम पहले पढ़ते हैं विमा के आधार पर। विमा जिस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विमा तीन होती है, एक एक्स, वाई और जेड, तीन दिशाओं को हम देख सकते हैं, यानी 3D पिक्चर उसे बोल सकते हैं। और विमा के आधार पर गति को पढ़ने के लिए हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग हो जाता है एक विमीय गति, अर्थात जिस गति को या जो गति केवल एक निर्देश तंत्र पर, जो गति केवल एक निर्देश तंत्र को प्रभावित करती है या एक निर्देश तंत्र से पढ़ी जा सकती है, वह एक विमीय गति कहलाती है। अर्थात इन तीनों निर्देश तंत्रों में केवल एक ही दिशा में गति करेगी, जैसे लंबाई में या चौड़ाई में या ऊंचाई में। इस प्रकार जब कोई ट्रेन चलती है या सीधी रेखा में कोई ट्रेन चलती है तो उसकी एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम एक विमीय गति के रूप में देख सकते हैं। दूसरा है द्विविमीय गति, 2 नंबर पर आता है द्विविमीय गति। वह गति जिसमें दो निर्देश तंत्र काम में आते हैं या जो दो निर्देश तंत्रों पर प्रभावित करती है तो वह द्विविमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति के अंदर दो निर्देश तंत्र या तो x या y और z या z और x काम में लिए जाते हैं। 3 नंबर पर हम पढ़ते हैं त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति में द्विविमीय गति के एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि कोई नाव जिस प्रकार से जल के अंदर चल रही होती है तो उसके दो निर्देश तंत्र काम में आते हैं। जैसे इस प्रकार से चलती है तो x की दिशा में परिवर्तन हो गया और y की दिशा में भी परिवर्तन हो गया। तो नदी की धारा के अंदर किसी नाव का चलना द्विविमीय गति के अंदर पढ़ सकते हैं। और तीसरा होता है त्रिविमीय गति, जिसमें तीनों निर्देश तंत्र काम में आते हैं, वो त्रिविमीय गति कहलाती है। और त्रिविमीय गति के अंदर हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो तीनों निर्देश तंत्र x, y और z तीनों का समय के साथ में परिवर्तन होता है, जो हम अमूमन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। आगे की दो गतियों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।